हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को कुछ वीडियोस या कुछ चैप्टर्स प्रोवाइड करने के बाद में किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को फ्री क्वालिटी एजुकेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं रिलेटेड टू योर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, हिंदी मीडियम, सीबीएसई हो चाहे वो स्टेट बोर्ड हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को प्रिपेयर करवाता है फॉर योर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो, लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड एंड मेनी मोर। सो दैट मीन्स कि आप लोगों को कहीं पर और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलता है, वो भी फ्री एंड क्वालिटी के साथ में। इसी अच्छी बात से स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा जो ये लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपनी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फॉर द ईयर 2020। उसमें जो दिल्ली रीजन के लिए जो क्वेश्चन पेपर्स आए थे वो, उसमें हम सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 तीनों ही सेट्स को इसी पर्टिकुलर लेक्चर में करेंगे कंप्लीट, ठीक है। और ये कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है? दैट इज ऑफ 2020। नाउ स्टूडेंट्स देखो कि आपका जो 2020 तक जो एग्जाम्स होते थे उसमें आपका पूरा सिलेबस आता था, एक ही टर्म होता था और उसमें पूरा सिलेबस आता था। लेकिन अब दिस ईयर हमारे साथ में क्या हुआ है, आपके 2020 वाले ईयर में क्या है कि आप लोगों के लिए दो टर्म्स हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 एग्जाम जो कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम था, आप लोग ऑलरेडी दे चुके हो। टर्म 2 एग्जाम जो कि हम क्या बोल रहे हैं, टर्म 2 एग्जाम में हम बोल रहे हैं कि ये है आपका सब्जेक्टिव काइंड ऑफ एग्जाम, जिसमें आपके हाफ सिलेबस आने वाला है। तो अगर मैं बात करूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये तो पूरे के दिए हुए ना, पूरा एक ही टर्म में आता था, तो उस हिसाब से गिवन है। बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास में सिर्फ टर्म 2 के हमें पढ़ना है, तो इसलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करवा रही हूँ, सिर्फ उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी जो कि आपके टर्म 2 वाले सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। मतलब कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से सिर्फ मैं उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करवा रही हूँ जो कि आपके टर्म 2 सिलेबस का पार्ट है। ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। नाउ स्टूडेंट्स देखो, जो आपका इकोनॉमिक्स में आपकी दो बुक्स हैं, एक है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक है आपकी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो जो सेक्शन ए है वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और हम जाएं सेक्शन बी पर तो वो है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। तो ये दो सेक्शंस हो गए। अब हम सबसे पहले जो है दिल्ली का जो सेट 1 था इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है सेक्शन ए। अब आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 से क्यों स्टार्ट है? 2 और 1 कहाँ गए? तो जो 1 और 2 क्वेश्चन है वो आपके टर्म 2 के सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उन्हें सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और ऐसे ही जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे उन्हें हम सॉल्व करते जाएंगे। ओके तो क्वेश्चन 3 क्या है हमारे पास में? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, इसे हमें बताना है। क्या स्टेटमेंट है आपके पास में? इन्वेंटरी इज अ स्टॉक वेरिएबल। जो इन्वेंटरी है वो एक स्टॉक वेरिएबल है। इन्वेंटरी क्या होता है, इसे अगर एकदम हम शॉर्ट टर्म्स में एकदम जो है क्लियर टर्म्स में बोले, सो दैट इज द अनसोल्ड गुड्स, ठीक है। तो अनसोल्ड गुड्स जो है वो स्टॉक वेरिएबल है, बिल्कुल। देखो क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सब हम जो है क्या करते हैं, एट अ पर्टिकुलर डे फाइंड आउट करते हैं। स्टॉक क्या है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी मेजरमेंट किया जाए, जिन भी वेरिएबल्स का मेजरमेंट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किया जाता है उन्हें हम स्टॉक बोलते हैं। और फ्लो क्या होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फ्लो जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें आप जो हो एक टाइम ड्यूरेशन लेते हो और उस पूरे टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से जो है मेजरमेंट किया जाता है। बट जब हम बात करें इन्वेंटरी की, तो इन्वेंटरी क्या आपके जो है पूरे ईयर की आप फाइंड आउट करते हो या एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर डे पर कितनी है वो निकालते हो। तो पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना आपके पास में गुड्स रखे हैं उन्हें हम इन्वेंटरी बोलते हैं। तो इज इन्वेंट्री अ स्टॉक वेरिएबल? यस, इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है? ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इन्वेंट्री इज अ स्टॉक वेरिएबल।
ओके, सो आई गेस क्लियर है ये। फिर आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following is not a factor payment? इनमें से कौन सा है जो कि फैक्टर पेमेंट नहीं है? फैक्टर पेमेंट का अपोजिट ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि इनमें से ट्रांसफर पेमेंट कौन सा है। चलो ऑप्शंस देखते हैं। फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, डिफेंस पर्सनल को क्या दिया है? फ्री यूनिफॉर्म दी है। ये जो फ्री यूनिफॉर्म दी है, यहाँ पर ये टर्म आ गया फ्री, तो क्या ये ट्रांसफर पेमेंट हो गई? डाउट वही आएगा कि क्या ये ट्रांसफर पेमेंट है, लेकिन देखो ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, क्या ये सिर्फ बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं है ना, दे आर वर्किंग फॉर द कंट्री, दे आर वर्किंग, ठीक है। वो जो है काम कर रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन सर्विसेज के बदले में उन्हें जो फ्री यूनिफॉर्म दी गई है उसे हम ट्रांसफर पेमेंट नहीं बोलेंगे। वो क्योंकि उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड की है, तो उस सर्विसेज के रिटर्न में उन्हें वो यूनिफॉर्म दी गई है, ठीक है। उन्होंने जो है यूनिफॉर्म के लिए पैसे नहीं दिए, मनी नहीं दिया है। जैसे कि हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, हम अगर यूनिफॉर्म खरीद रहे हैं तो हम खुद जो है उसका पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डिफेंस पर्सनल जो है उन्हें उनकी जो यूनिफॉर्म है वो फ्री में दी जा रही है। अब फ्री में ऐसे नहीं है कि सिर्फ ये फ्री गिफ्ट हो गया कि हम उनके बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं। जब वो डिफेंस पर्सनल्स जो हैं वो हमें उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें यूनिफॉर्म दे रहे हैं, तो ये आपका फैक्टर पेमेंट का पार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में बी वाला क्या है आपका? सैलरीज टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब ये तो सीधा सीधा है कि भाई सैलरीज किसको दी है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो वर्क कर रहे हैं, वो अपनी जो है फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्हें उसके बदले में क्या मिली है? सैलरीज मिली है, तो ये भी आपके फैक्टर पेमेंट का पार्ट हो गया। उसके बाद में सी ऑप्शन क्या है आपका? रेंट पेड टू द ओनर ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग का ओनर है, उसे हमने रेंट दिया, क्या ये फैक्टर पेमेंट है? बिल्कुल। वो जो लैंड उसने प्रोवाइड किया है उस पर हम रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज व्हाट, दिस इज फैक्टर पेमेंट। उसके बाद में डी है आपका स्कॉलरशिप गिवन टू दी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई। अब स्टूडेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं? वो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स कोई भी काइंड ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, वो नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। अब जब वो कोई फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो जो है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, इकोनॉमी के ग्रोथ में एट दैट पॉइंट जो है क्या नहीं कर रहे हैं? हेल्प नहीं कर रहे हैं। सो दैट मीन्स अगर उन्हें हम कोई भी काइंड ऑफ स्कॉलरशिप, गिफ्ट या कुछ भी दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो एक ट्रांसफर पेमेंट होगा। दैट इज एक ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है कि हम जो है बदले में आपसे कोई भी काइंड ऑफ फैक्टर सर्विसेज नहीं ले रहे, बट येट हम आपको क्या कर रहे हैं? ग्रांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्कॉलरशिप्स गिवन टू स्टूडेंट ये फैक्टर पेमेंट नहीं है, और हमें वही बताना है, नॉट अ फैक्टर पेमेंट, ठीक है। तो फैक्टर पेमेंट कौन सी नहीं है? योर ऑप्शन डी, दैट इज स्कॉलरशिप गिवन टू दी स्टूडेंट्स, ठीक है। आई गेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में जहां पर डाउट आ सकता था वो ये फर्स्ट वाला था कि फ्री यूनिफॉर्म दी जा रही है, तो इस चीज को मैंने आपको जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो गया है, ठीक है। फिर उसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if marginal propensity to save is 0.25 and initial change in investment is rupees 250 crores, then find the change in income, ठीक है, then the final change in income would be। देखो क्या बोला गया है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज चेंज इन आय आपके पास में गिवन है कितना? 250 करोड़ का, ठीक है। 250 CR का जो है आपके पास में चेंज इन आई है, एंड MPS आपके पास में कितना गिवन है? 0.25, ठीक है, ये चीज गिवन है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? जो चेंज इन इनकम है उसे हमें करना है फाइंड आउट। इसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स? चेंज इन इनकम को कैसे फाइंड आउट करोगे? हमारे पास में ये और ये गिवन है, अगर आप लोगों के कंसेप्ट एकदम क्लियर है तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा इतने को देखकर कि आप क्या करने वाले हो। आपको सीधा सीधा जो है यूज करना है के का फॉर्मूला। व्हाट इज के? के इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे विद द हेल्प ऑफ MPS, और फिर जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आप फाइंड आउट कर लोगे तो फिर उसके बाद में आप क्या करोगे? आपका
चेंज इन वाई करोगे फाइंड आउट, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दैट इज के इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई। तो एमपीएस की हेल्प से आपने के फाइंड आउट कर लिया, चेंज इन आई जो है वो आपके पास में ऑलरेडी गिवन है, चेंज इन वाई जो है वो आपको कर लेना है फिर फाइंड आउट, तो फिर आप उसे जो है इजीली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो चलो अब आंसर देख लेते हैं कि आपका जो चेंज इन वाई है, दैट इज चेंज इन फाइनल इनकम है, वो कितनी होने वाली है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कुछ अपनी जो पूरी जो कैलकुलेशन है वो हुई, एमपीएस इज इक्वल्स टू 0.25, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट 250 crores एंड फाइनल चेंज इन इनकम दैट इज चेंज इन वाई हमें निकालना है। ये चीजें ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में गिवन थी। नाउ के इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन आई, ठीक है। ऑल्सो के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय एमपीएस दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.25, इसको डिवाइड कर दो, बहुत ही इजी है। यहाँ पर 0.25 है, यहाँ से डेसिमल हटा के 2 zeros यहाँ पर लगा दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, 25 1s are 25 एंड 25 4s are 100। अगर आपको डायरेक्टली नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 के टेबल से कर दो, 5 5s are 25 एंड 5 20s are what 100, फिर 5 1s are एंड 5 4s are 20। आगे आपका के का आंसर कितना 4, ठीक है। अब के 4 बन गया है, तो अब जो है आप इजीली क्या फाइंड आउट कर लोगे, आपका जो चेंज इन वाई है। अब चेंज इन वाई को हम क्या बोल सकते हैं, के मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन आई कर दे हम लोग, चेंज इन आई को हम के पास में ले गए तो के मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन आई दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 250 crores, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास में क्या आ गया, 1000 crores आ गया है। सो चेंज इन इनकम वुड बी 1000 crores, जो कि आपको आपके किस में देखना है, इनमें से देखना है कि 1000 कहाँ पर आ रहा है। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन ए है ये आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन दैट इज ₹1000 crores इज योर करेक्ट आंसर। आई गेस अच्छे से क्लियर है ये क्वेश्चन, ओके। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू, और when nominal gross domestic product is 840 crores and price index is 120, then the real gross domestic product will be, मतलब कि दो क्वेश्चन है, आपको या तो ऊपर वाला क्वेश्चन आंसर करना है या फिर नीचे वाला, ठीक है। और वाले क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन को करना होता है आंसर। अब अभी तो मैं आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चंस को जो है आंसर कर रही हूँ, बता रही हूँ, लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो आपको दोनों में से एक ही क्वेश्चन को आंसर करना होता है। अब जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक क्या होता है, सो दैट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जब हम चेंज इन स्टॉक को ऐड करते हैं तो हमारे पास में आता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर उसके बाद में जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या गिवन है, नॉमिनल ग्रॉस जीडीपी गिवन है, या मैं बोलूं कि नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिवन है, और प्राइस इंडेक्स गिवन है आपके पास में 120, और आपको बोला गया है कि रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको करना है फाइंड आउट। बहुत ही सिंपल सा हमारे सामने क्या है, फॉर्मूला होता है इस चीज को फाइंड आउट करने का, तो बस फॉर्मूला हम लोग यूज कर लें। प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। प्राइस इंडेक्स आपका 120 हमने लिखा, नॉमिनल जीडीपी हमने लिखा 840, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवीजन में, और इसको मल्टीप्लाई करो 100 से। सीधी सी बात है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे एंड 120 को हम कहाँ ले आएंगे, अपने राइट हैंड साइड पर। तो कुछ ये आ गया 840 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0 हो गए कैंसिल आउट, ठीक है। ये हो गया 12 1s are 12 एंड 12 7s are what 84, तो 7 into 100 आ जाता है आपका 700। तो आपका रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हुआ, 700 crores आया है। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से ये आपके पास में ऑप्शंस है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, योर ऑप्शन ए दैट इज 700 crores, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर शुड बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट्स, डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजंस, या फिर या तो ये आंसर करो, या फिर आपको क्या बताना है, एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है आंसर। अब सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, जो सब्सिडीज हैं जो कि प्रोड्यूसर्स को दी जाती है उसे कैसे ट्रीट करना चाहिए,
ट्रांसफर पेमेंट्स की तरह ट्रीट करना चाहिए। आपको या तो इस स्टेटमेंट को डिफेंड करना है या फिर इसे क्या करना है, रिफ्यूट करना है। तो देखो सीधी सी बात है स्टूडेंट, सब्सिडीज किसी को भी दी जाए किसी भी काइंड की, हम उसे क्या मानते हैं, हम उसे ट्रांसफर पेमेंट ही मानते हैं। क्यों? बिकॉज सब्सिडीज जो है वो एक काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। सब्सिडीज के बदले में गवर्नमेंट जो है वो किसी भी काइंड ऑफ सर्विसेज को डिमांड नहीं कर रही है। सब्सिडीज वो किसी भी चीज के प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए जो है दी जा रही है, अगर वो प्रोड्यूसर को दी जा रही है। सो दैट मीन्स व्हाट, ये ट्रांसफर पेमेंट ही होता है, ठीक है। सो आपका ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को डिफेंड करेंगे मतलब कि हम इसके जो है डिफेंस में बोलेंगे। दैट मीन्स ये सही है इसलिए हम जो है ये बताएंगे। और जब रिफ्यूट बोलते हैं तो रिफ्यूट का मतलब है कि हम इसके अगेंस्ट में जो है बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई स्टेटमेंट गलत है तो आप बोलोगे कि आप उसे रिफ्यूट कर रहे हो, और जब कोई स्टेटमेंट सही है तो आप क्या बोलोगे, आप उसे डिफेंड कर रहे हो, ठीक है। देखो अब इसका आंसर देख लो। सब्सिडी इज अ सपोर्ट टू द इकोनॉमिक सेक्टर और इंस्टीट्यूशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। Subsidies to the producers should be treated as transfer payments. This statement is correct because subsidies are the economic assistance given by the government to the farmers and households with the motive of general welfare, ठीक है। फार्मर्स, इसकी फार्मर्स के साथ में यहाँ पर ये भी लिखना फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, या फिर ऐसे स्लैश में करके लिख दो फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स एंड हाउसहोल्ड्स विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट क्यों हुई? बिकॉज जो सब्सिडीज है वो क्या होती है, वो इकोनॉमिक असिस्टेंस होती है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है टू दी नीडी पीपल। ओके, सो आई गेस क्लियर है आपका जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये। अब इसका जो और वाला है दैट इज एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, इसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी में दो सेक्टर कौन से होते हैं, हाउस होल्ड होती है और आपके जो प्रोड्यूसर्स है, या हम उन्हें फर्म्स भी कह सकते हैं। अब टू सेक्टर इकोनॉमी में आपका क्या प्रॉपर पूरा प्रोसेस है वो हम बता देते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है टू सेक्टर इकोनॉमी में हमें कैसे देखने को मिल रही है। सो इन टू सेक्टर इकोनॉमी हाउस होल्ड्स आर दी ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका ओनर कौन रहता है, हाउस होल्ड रहता है। हाउस होल्ड जो है ये सारे जो अपनी फैक्टर सर्विसेज है ये प्रोवाइड करता है फर्म्स को, और फर्म्स जो उनके सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सेल करती है, ठीक है, नॉट सर्विसेज सॉरी, जो सारे गुड्स हैं वो क्या करती है, वो सेल करती हैं, या वो हम बोलेंगे कि उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो फर्म्स है वो गुड्स जो है प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड्स को। अब आपका जो ये टू सेक्टर इकोनॉमी है इसमें आपके दो काइंड ऑफ क्या बन सकते हैं, फ्लो बन सकते हैं। कौन कौन से? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है। तो ये दो काइंड ऑफ जो है आपके फ्लोज आपको समझ में आ सकते हैं। रियल फ्लो में आप देखोगे कि मनी का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। रियल फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें हाउस होल्ड्स अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म्स को, और फर्म्स जो है वो गुड्स देती हैं, जो भी गुड्स का प्रोडक्शन है वो सारे गुड्स जो है वो किसे दिए जाते हैं, हाउस होल्ड्स को। दैट मीन्स कि दो सेक्टर इकोनॉमी में ये अज्यूम किया जाता है कि सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स है, इसके अलावा कोई भी सेक्टर ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है। और ये हो गया रियल फ्लो जिसमें कि मनी नहीं है, ये काइंड ऑफ बार्टर एक्सचेंज है, इधर से सर्विसेज दी इधर से आपको गुड्स मिल गए, ठीक है। अब एक और जो फ्लो होता है दैट इज मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या हो रहा है, ये जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की है इसके बदले में जो फर्म्स है वो क्या करेंगे, वो फैक्टर पेमेंट करेंगी, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज दिए तो इधर पर क्या आने वाली है, फैक्टर पेमेंट आने वाली है, और उस फैक्टर पेमेंट दैट इज उनकी जो हाउस होल्ड्स है उनकी वो इनकम हो गई, तो उससे जो है अब जो हाउस होल्ड्स हैं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे, ठीक है। दैट इज जो आपके हाउस होल्ड्स हैं वो अब पैसे देंगे और चीजें खरीदेंगे, तो यहाँ पर जो है मनी फ्लो होता है फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, हाउस होल्ड्स टू फर्म्स। तो इस वे में जो है क्या हमें देखने को मिला कि ये एक मनी फ्लो है, ठीक है। तो ये दो काइंड ऑफ फ्लो होते हैं और ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, रियल फ्लो, मनी फ्लो का दोनों का मतलब, दोनों के बीच के जो डिफरेंसेस है ये सब कुछ आपको जो है पता होना चाहिए, ठीक है। So, in a two-sector economy, households are owners of factors of production. They provide factor services in the form of land, labor, capital and entrepreneurship to the firms. ठीक है,
firms produce goods and services and make factor payments in the form of wages and salaries, interest, rent and profit to the household. So factor payments flow from firms to households. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, फैक्टर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की गई, कहाँ से, हाउसहोल्ड से फर्म. ठीक है, और फिर ये जो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की गई उसी के बदले में फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है. अब कहां से कहां तक, फर्म से हाउसहोल्ड तक. ठीक है, तो ये एक साइड पर क्या बात हो गई हमारी, फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट्स की जो है ये बात हो गई. अब ये जो पेमेंट हो गया, जो हाउसहोल्ड के पास में मनी आ गया, उसका क्या किया जाएगा, उसका कंजम्पशन जो है एक्सपेंडिचर इनकर किया जाएगा. सो द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द हाउसहोल्ड विल बी यूज्ड to buy the goods and services produced by the firm for which they make payment to the firms. ठीक है, जो फैक्टर इनकम हाउसहोल्ड्स ने अर्न की है उसका क्या होगा, अब उस मनी को ये हाउसहोल्ड्स यूज करेंगे किस चीज के लिए, टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज जो कि फर्म्स ने प्रोड्यूस किया है. ठीक है, और इसके लिए वो लोग पेमेंट करते हैं. ओके, सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो फ्रॉम हाउसहोल्ड्स टू द फर्म. अब देखो क्या हुआ था कि यहाँ पर जो है फर्म्स ने हाउसहोल्ड्स को क्या दिया था, फैक्टर पेमेंट दिया था. ठीक है, इनकी इनकम हुई, यहां से मनी हाउसहोल्ड्स तक फ्लो हुआ, फर्म से जो मनी है वो हाउसहोल्ड तक फ्लो हुआ. अब हाउसहोल्ड से ये वापस मनी कहां जा रहा है, फर्म तक जा रहा है. किस वे में, जो आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है इस वे में. तो मनी यहां से यहां फ्लो हुआ, वापस यहां से यहां फ्लो हुआ, फिर से जो है और गुड्स का प्रोडक्शन होगा, ये हाउसहोल्ड्स अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, फिर से फर्म्स जो है फैक्टर पेमेंट करेंगे, फिर ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा. इस वे में ये जो सर्कल है ये चलता रहेगा. ठीक है, सो दस एग्रीगेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउसहोल्ड्स इन द इकोनॉमी इज इक्वल टू द एग्रीगेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द हाउसहोल्ड्स. ठीक है, जितनी भी इनकम ये रिसीव करते हैं उसके इक्वल क्या होती है, इनका एक्सपेंस होता है. ठीक है, जितनी मेरी इनकम उसके इक्वल मेरा एक्सपेंस होगा. एंड जब टू सेक्टर इकोनॉमी के हम बात करते हैं, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट वाली जो सेक्टर होता है, तो उसमें जो है सेविंग्स नहीं होती है. जितना पैसा यहां से यहां आया उतना पूरा का पूरा पैसा किस चीज में यूज होगा, कंजम्पशन में यूज किया जाएगा. ठीक है, सो दैट मीन्स कि ये जो है यहाँ पर जो है आपका कोई भी मनी जो है वो सेव नहीं किया जाता. इसलिए हम बोलेंगे कि जितनी एग्रीगेट इनकम होगी हाउसहोल्ड्स की वो किसके इक्वल हो जाएगी, वो आपके जो एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा हाउसहोल्ड्स का उसके इक्वल आपको दिखेगी. ओके, सो आई गेस क्लियर है ये चीज. अब उस चीज को हम कुछ ऐसे देख सकते हैं, एक प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया, एक हाउसहोल्ड सेक्टर हो गया. देखो हाउसहोल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, ये जो है अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को. ठीक है, अब इन फैक्टर सर्विसेज के बदले में ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ये फैक्टर पेमेंट कर रहा है. ठीक है, यहां से जो है फैक्टर सर्विसेज गई तो इधर पर फैक्टर पेमेंट आई. अब ये जो फैक्टर पेमेंट आई है स्टूडेंट, जिसके बदले में यहां से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गया, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गया है तो यहां से यहां तक गुड्स एंड सर्विसेज हमें देखने को मिले हैं. ठीक है, अब आपने इसको इस वे से समझा, अब इसको थोड़ा सा अलग वे से समझते हैं. इसमें हम रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों देख लेते हैं. सिर्फ अगर आप ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे देखोगे तो ये है आपका क्या, ये है आपका रियल फ्लो. रियल फ्लो कैसे हुआ, हाउसहोल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज गई कहां पर, प्रोड्यूसर सेक्टर पे, और ये जो फैक्टर सर्विसेज है इनके रिटर्न में ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है उसने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए किसको, हाउसहोल्ड सेक्टर को. ठीक है, तो ये आपका रियल फ्लो है. अब मनी फ्लो अगर हमें देखना है तो ये कुछ हम देख सकते हैं. जो हाउसहोल्ड सेक्टर है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो पहले क्या कर रहा है, फैक्टर पेमेंट कर रहा है किसको, हाउसहोल्ड सेक्टर को. ठीक है, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका मनी फ्लो आपको दिखेगा क्योंकि यहाँ पर मनी फ्लो हो रहा है. यहां से मनी फ्लो हुआ फैक्टर पेमेंट के जो है फैक्टर पेमेंट के थ्रू. ठीक है, अब ये जो फैक्टर पेमेंट हुआ यहीं से हाउसहोल्ड जो है वो प्रोड्यूसर सेक्टर के पास में आपको क्या देखने को मिल रहा है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इधर से फैक्टर पेमेंट हुआ, उधर से जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें देखने को मिला है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. ऑल राइट, आई गेस क्लियर है ये चीज आप लोगों को.
फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन है आपके सामने एक न्यूमेरिकल बेस्ड, देखते हैं क्या है। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है वो हमें करना है फाइंड आउट। क्या क्या चीजें गिवन है, डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक सेल्स, चेंज इन स्टॉक, एक्सपोर्ट्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, ये कुछ आपके पास में ऑलरेडी गिवन है। अब ये जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होता है स्टूडेंट्स, इसे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है आपका जो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक हम बोलेंगे। ठीक है, अब सेल्स में हम देख रहे हैं डोमेस्टिक सेल्स है, उसके बाद में हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट्स है, एक्सपोर्ट्स भी आपकी सेल्स का ही पार्ट होगा। ओके, तो डोमेस्टिक सेल्स भी होगा, एक्सपोर्ट्स भी होगा, और आपको क्या करना है, सेल्स में चेंज इन स्टॉक को ऐड करना है, तो ये आप लोग है। सो डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ये जो सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है ये क्या है, ये आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। ठीक है, तो इसे आप क्या करोगे, इसे आप करोगे माइनस, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो इससे जो है आपको मिल जाएगा आपका GVA एट MP। ठीक है, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, GDP एट MP भी बोलते हैं। तो देखो बहुत ही इजी था, इजी सा है, फॉर्मूला लिख दो, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स आपका 200 है, एक्सपोर्ट आपके पास में गिवन है कितना 10, चेंज इन स्टॉक आपके पास में -10 गिवन है, और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड जो है वो 120 गिवन है। तो बस उस चीज को ले लो, डोमेस्टिक सेल्स 200 लिख दे, एक्सपोर्ट 10 लिखा, चेंज इन स्टॉक आपके पास में -10 था, तो प्लस माइनस वैसे भी माइनस का साइन आ जाता, तो ये -10 कर दिया, एंड सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो भी लिख दिया हमने -120। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास में 210 आ गया, और इन दोनों को ऐड किया, -10 -120 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये आ गया आपके पास में -130। ठीक है, सो 210 - 130 विल गिव यू 80 lakhs। ये हो गई आपकी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस की वैल्यू। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आई गेस क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर व्हाट डज द गैप KT रिप्रेजेंट्स। ठीक है, ये एक फिगर गिवन है, और ये जो गैप है KT ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट एनी 2 फिस्कल मेजर टू करेक्ट दिस सिचुएशन। और हमें 2 फिस्कल मेजर बताने जिससे हम इस सिचुएशन को क्या कर पाए, करेक्ट कर पाए। सबसे पहले देखो कि T जो है वो क्या बता रहा है आपको, ये जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा AS कर्व और AD कर्व। ठीक है, ये जो AD कर्व दैट इज जो प्लान्ड AD कर्व वो हमें देखने को मिल रहा है, C+I वो वहां पर मीट कर रहे हैं T पर। अब उसके बाद में आप देख रहे हो कि आपका इसके ऊपर एक और एडी कर्व बना हुआ है, दैट मीन्स ये क्या है, ये हम बोलेंगे ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है। ठीक है, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन हो गई ना, ये आपका एडी है, और एडी के अबव में जो है एक और जब एडी का कर्व बन जाता है तो उसे हम बोलेंगे कि ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है। अब बात ये आती है कि मैडम आपको कैसे पता कि यही वाला कर्व बाद में बना है। तो देखो पहली चीज तो ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, मान लो ये डॉटेड लाइन नहीं होती तो आगे की जो है ना, ये देखो यहाँ पर C+I प्लस चेंज इन आई, चेंज इन आई जो है ना वो क्या बता रहा है कि एक्चुअल में आपका जो है ना इतना इन्वेस्टमेंट या इतनी जो है चेंजेस हमें देखने को मिली है। ठीक है, अगर ये सिर्फ C+I गिवन है दैट इज वो प्लान्ड वाला है, और जब वो C+I प्लस चेंज इन आई हो गया सो दैट मीन्स वो आपका एक्चुअल एडी है। ठीक है, या हम उसे AD1 भी बोलते हैं एज पर आर कन्वीनियंस। सो दैट मीन्स कि वो आपके इस कर्व के अबव है, तो ये है आपकी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन। अब आपको बोला जा रहा है कि ये वाला जो गैप है हमारा KT, इसे हम क्या कहते हैं, तो जब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम है या ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होती है तो ऐसे में कौन सा गैप हमें देखने को मिलता है, दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, दो गैप होते हैं, एक होता है आपका इन्फ्लेशनरी, एक होता है आपका डिफ्लेशनरी। तो जब ऐसी वाली सिचुएशन होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं कि ये है आपका इन्फ्लेशनरी गैप। जब आपका एडी ज्यादा हो जाए तो उसे इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी गैप हम कहते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप के कारण क्या अराइज होता है स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशनरी गैप के कारण इन्फ्लेशन जो है ये होता है अराइज। ठीक है,
इन्फ्लेशनरी गैप से आपका इन्फ्लेशन अराइज होता है। अब ये जो आपका इन्फ्लेशन है या इन्फ्लेशनरी गैप है, या हम बोले कि ये जो एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसके लिए आपको दो फिस्कल मेजर्स बताने हैं। दो काइंड ऑफ मेजर्स होते हैं, एक होता है फिस्कल, एक होता है मॉनेटरी। ठीक है, फिस्कल मेजर्स वो मेजर्स जो कि गवर्नमेंट अंडरटेक करती है, एंड मॉनेटरी मेजर्स कौन से होते हैं, वो मेजर्स जो कि आरबीआई अंडरटेक करती है। ठीक है, तो अब जो है हमें इसके लिए फिस्कल मेजर्स बताने हैं। तो फिस्कल मेजर्स में बेसिकली आपके क्या आ जाते हैं, टैक्सेस और इनसे रिलेटेड। अब चलो आंसर देख लेते हैं। सो द गैप केटी रिप्रेजेंट द एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, जो केटी है वो क्या बता रहा है, एक्सेस डिमांड, या फिर हम इसे क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, सो फिस्कल मेजर्स में हम बता रहे हैं इंक्रीज इन टैक्सेस एंड इंक्रीज इन पब्लिक डेप्थ जो है, ये अगर हम कर दे तो जो आपकी ये एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशनरी गैप है, ये कंट्रोल में आ सकती है। सो इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस बढ़ा दो तो इसकी वजह से क्या होगा, चीजों की कॉस्ट बढ़ेगी, चीजें महंगी होगी, और जब चीजें महंगी होंगी तो लोग जो है कम खरीदेंगे। उसके बाद में इसके अलावा और क्या हो सकता है, इंक्रीज इन टैक्स का इम्प्लीकेशन कि जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो लोगों को ज्यादा मनी पे करना पड़ेगा। जब वो ज्यादा पे कर रहे हैं तो उनके पास में, खुद के पास में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम बच रही है। दैट मीन्स कि अब जो है उनके पास में कम अमाउंट बचा है कि वो स्पेंड कर पाए। तो ऐसे में जो ये एक्सेस डिमांड है वो वापस नीचे आ जाएगी, और आपकी जो एक डिजायर्ड लेवल ऑफ डिमांड है उस पर आकर रुक जाएगी। ठीक है, सो इंक्रीज इन टैक्सेस का हम बोलेंगे द गवर्नमेंट शुड इम्पोज न्यू टैक्सेस एंड रेज द रेट ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस एंड इंक्रीजेस पब्लिक डेप्थ। सो गवर्नमेंट शुड इंक्रीज पब्लिक डेप्थ और बोरोइंग्स। ठीक है, तो इस वे से जो है आपकी जो एक्सेस डिमांड है ये कंट्रोल में आ सकती है। ओके, सो आई गेस ये क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डेटा गिवन बिलो। ये तीन हमारे पास में क्वेश्चंस है ए, बी एंड सी, और इन तीनों को हमें आंसर करना है इस डेटा के अकॉर्डिंग। डेटा क्या है आपके पास में, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट आपके पास में गिवन है 100 करोड़ का, और जो कंजम्पशन है वो कितना है 50 प्लस 0.50 y। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपको डिटरमाइन करना है। कैसे करोगे, हमें पता है एट इक्विलिब्रियम AS इज इक्वल्स टू AD होता है। ठीक है, AS को हम जो है y भी लिख सकते हैं, तो AS को मैंने ले लिया y इज इक्वल्स टू AD क्या है हमारा C प्लस I। ठीक है, ये चीज है। देखो आपके पास में C का जो फंक्शन है वो गिवन है 50 प्लस 0.50 y, और जो I है वो भी आपके पास में गिवन है 100 करोड़। ठीक है, सारी वैल्यूज है, ये y की वैल्यू नहीं है और एक ये y नहीं है। तो इसके हेल्प से जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, वो फिगर्स को यहाँ पर रखोगे, तो आपके पास में एक जो है y की वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो हो जाएगा आंसर। फिर सेकेंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। जब इक्विलिब्रियम पर है आपकी इकोनॉमी, या इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ अगर हम इनकम की बात करें तो आपकी सेविंग्स कितनी है। अब सीधी सी बात है कि हमें पता है एट इक्विलिब्रियम I, या फिर मैं बोलूं S इज इक्वल्स टू I होता है। ठीक है, I कितना है आपका 100 करोड़ है, तो आपका S कितना हो जाएगा, दैट वुड आल्सो बी 100 करोड़। तो सेकेंड वाले को तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है वो हमें करनी होगी फाइंड आउट। कैसे करोगे फाइंड आउट, आपके पास में चेंज इन इनकम या फिर चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो क्या हुआ, हमारे पास में एमपीसी की तो वैल्यू है ना, ये क्या है, ये हमारी एमपीसी है 0.50। तो इसकी हेल्प से आप जो आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है उसे बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि एमपीसी की भी हेल्प से जो है मल्टीप्लायर की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को ये जो तीनों ही क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम आंसर कर दें, उसके पहले उन्हें आंसर करने के पहले ये देखो कि ये तो आपका एक क्वेश्चन बना, या तो आपको इन्हें आंसर करना है या फिर आपके सामने ये एक और क्वेश्चन है।
ये क्या क्वेश्चन है आपका, और वाला क्वेश्चन है, डिस्कस द वर्किंग ऑफ द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन द फॉलोइंग सिचुएशन। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसे वर्क करेगा इन सिचुएशंस में, हमें वो बताना है। ए है आपका, इफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, अगर एडी इज मोर देन एएस है तो फिर ऐसे केस में हम वापस जो है अपनी इक्विलिब्रियम लेवल पर कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। और आपका जो बी है वो क्या है, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट आर लेस देन एक्स एंड सेविंग्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है, लेस देन सेविंग्स है। तो ऐसे केस में कैसे जो है हमारा इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे वो हमें बताना होगा। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं और जो हमारा ये इसके पहले वाले जो 3 क्वेश्चंस थे वो भी बहुत इजी हैं। अब ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन सा क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो। दोनों में से आप कोई सा भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हो अगर आपके एग्जाम में आता है ये तो। लेकिन जब तक ये एक्चुअल में एग्जाम में नहीं आया है तब तक हम क्या करेंगे, हम दोनों ही क्वेश्चंस को करेंगे अच्छे से सॉल्व, ठीक है। तो चलो इसका जो सोल्यूशन है वो देख लें। सबसे पहले जो हमारे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन है वो देखेंगे। उसमें जो ए वाला क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करें। हमें पता है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट कितना है, 100 करोड़ का है। सी आपके पास में 50 प्लस 0.5y है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है, जो कि अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया एएस इज इक्वल्स टू एडी की हेल्प से। सो y को हमने एज इट इज लिखा, ये c की जगह पर हमने लिख दिया क्या, 50 प्लस 0.5y, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या, हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट है इसे, ठीक है। नाउ अब इस चीज को सॉल्व कर दो। ये देखो 50 प्लस 100 किया तो कितना आ गया, 150 आ गया। ये 0.5y को आप ले जाओ आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, y माइनस 0.5y विल गिव यू 0.5y। तो ये हमारी बनी 0.5y, ये ऐसा कुछ ले लो आप, y माइनस 0.5y इज इक्वल्स टू 150। सो इसके बाद में ये वाली आ जाएगी आपकी 0.5y इज इक्वल्स टू 150। इस y को एज इट इज रहने दो और ये जो 0.5 है इसको आप कहाँ ले आओगे, आपके आपके जो है डिवीजन में ले आओगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, y इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 0.5। ऑलराइट, अब इस पॉइंट को हटा दो यहाँ से, इसको बना दो कितना, 1500। आपने पॉइंट को हटाया तो वो 1500 बन गया। अब इसको सॉल्व कर दो, बहुत ही इजी है। ये हो गया आपका 300। तो आपकी जो y की वैल्यू है ये क्या आ गई, ये आ गई आपकी 300 करोड़, ठीक है। दैट इज जो आपकी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है वो कितनी आ गई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आपके पास में 300 करोड़ जो है ये आ गई है। फर्स्ट वाला जो ए वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब जो है बी वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या बोल रहा है बी वाला क्वेश्चन की s की वैल्यू कितनी होगी। सो एट द इक्विलिब्रियम लेवल s इज इक्वल्स टू i होता है, तो फिर उसी के हिसाब से हमने बताया कि s इज इक्वल्स टू कितना होगा, 100 करोड़ होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है बी वाला क्वेश्चन भी हो गया आंसर। अब उसी का सी वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। अब क्या करना है आपको, सी क्वेश्चन में मल्टीप्लायर की वैल्यू को करना है फाइंड आउट। तो एमपीसी हमें पता है 0.5 है, मल्टीप्लायर दैट इज के, किसके इक्वल होता है, क्या फॉर्मूला होता है इसका एमपीसी के अकॉर्डिंग। सो के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी, ठीक है। दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5। 1 माइनस 0.5 आप करोगे तो क्या आएगा आपका, 1 डिवाइडेड बाय 0.5 ही आएगा। इस चीज को आप सॉल्व कर दो। 0.5 है तो इसका ऊपर हमने एक 0 लगा दिया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, दोनों को डिवाइड किया तो k की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 2, ठीक है। दैट इज मल्टीप्लायर की वैल्यू हमारे सामने 2 आ गई है। अब यहाँ पर हमारा जो और के ऊपर वाला क्वेश्चन था दैट इज ए बी सी, उसके जो थे ये तीनों सॉल्व हो गए। ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो है और के बाद वाला जो क्वेश्चन था वो हम सॉल्व कर देते हैं। दैट इज जो हमारे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। आई होप सो कि ये तीनों ए बी सी और जो है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं, ओके। अब और में जो ए वाला आंसर है दैट इज जब एडी इज मोर देन एएस होता है तो क्या आपका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म रहेगा। तो देखो जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो ऐसे केस में क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन आती है, इन्फ्लेशन होता है, चीजों के जो प्राइसेस है वो बढ़ जाते हैं। अब जब डिमांड बढ़ती है तो सप्लायर्स या प्रोड्यूसर्स भी क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो आउटपुट बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। अब इसकी वजह से देखो क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा,
ठीक, प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई बढ़ी। वहीं जो प्राइस बढ़ा है, इन्फ्लेशन हुआ है, तो जब प्राइसेस ज्यादा होते हैं तो हमें पता है कि लोग डिमांड कम करते हैं, तो जब प्राइसेस ज्यादा हुए तो डिमांड कम हुई, तो यहां से जो है सप्लाई बढ़ी और इधर से जो है डिमांड कम हुई, तो ये दोनों जो है फिर से आकर एक जो इक्विलिब्रियम लेवल है वहां पर आकर मीट कर जाते हैं और जो हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट है वो वापस अटेन कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी डिमांड कम हुई, सप्लाई वप्लाई बढ़ी, इस वजह से जो है आपका जो एडजस्टमेंट है वो हो जाता है। So when AD is more than AS, then it implies a situation where the total demand for goods and services is more than the total supply of the goods and services. ठीक है, due to excess demand, the producers draw down their investment and increase production. The increase in production required hiring more factors of production, thereby increases employment level and income. Finally, the supply or production rises sufficiently to equate the AD with AS, thus the equilibrium is restored back. ठीक है, तो ये कुछ होता है कि जब ये डिमांड बढ़ेगी तो जो आपके सप्लायर्स है वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, अल्टीमेटली उसकी वजह से आपकी जो डिमांड सप्लाई वो वापस दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाती है। ठीक है, और उसी का जो बी वाला आंसर है दैट इज क्या होगा, जब सप्लाई जो है वो किससे ज्यादा, सॉरी सेविंग्स जो है वो किससे ज्यादा हो जाए, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए। ठीक है, एस इज मोर देन आई हो जाए, सेविंग ज्यादा है मतलब कि अब आप डिमांड कम कर रहे हो। ठीक है, डिमांड कम कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका क्या है, कम है, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि डिमांड इज लेस देन एएस। ठीक है, एडी इज लेस देन एएस वाली सिचुएशन, क्योंकि आप सेविंग ज्यादा कर रहे हो, तो सेविंग ज्यादा हो रही है इन्वेस्टमेंट से, तो जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी सेविंग नहीं है, दैट मीन्स जितनी सप्लाई है उतनी डिमांड नहीं है। ठीक है, सो एडी इज लेस देन एएस वाली सिचुएशन होती है ये। तो अब ऐसे में जो क्या हमारा जो है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो देखते हैं। ठीक है, when S exceeds I, when that is when withdrawal from the income is greater than the injections into the circular flow of income, withdrawal from the circular flow of income is greater than injections into the circular flow of income, then it implies that total consumption expenditure is less than what is required to purchase the available supply of goods and services. ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि जो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किससे कम है, वो कम है आपके जो रिक्वायर्ड सप्लाई है, या हम बोले कि जो सप्लाई हो रही है गुड्स की उसके लिए जो रिक्वायर्ड डिमांड है, जो रिक्वायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो उतना नहीं हो पा रहा, दैट इज एडी इज लेस देन एएस वाली सिचुएशन है। Thus, a portion of the supply remains unsold, which leads to unplanned inventory accumulation. ठीक है, और इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक पोर्शन ऑफ सप्लाई है जो कि क्या रह जाता है, अनसोल्ड रह जाता है, बिकॉज आपका जो डिमांड है वो कम है, तो आपकी सप्लाई का कुछ पोर्शन है जो कि अनसोल्ड रह जाती है, जिसकी वजह से इन्वेंट्री, अनप्लान्ड इन्वेंट्री accumulation हो जाती है। तो अब क्या होता है, इसके रिस्पॉन्स में जो प्रोड्यूसर्स है वो अपना प्रोडक्शन रोक देते हैं या कम कर देते हैं, हम उसे बोल सकते हैं। सो इन रिस्पॉन्स टू दिस सिचुएशन, फॉर क्लियरिंग दिस अनसोल्ड स्टॉक, द प्रोड्यूसर्स प्लान अ कट इन द प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट पीरियड, दिस विल रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये जो है एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करता है, विच लीड्स टू फॉल इन एग्रीगेट इनकम इन द इकोनॉमी, कॉन्सिक्वेंटली लेसर एग्रीगेट सेविंग। ठीक है, और जब प्रोडक्शन जो है वो कम होता है तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हुआ, जिसकी वजह से एग्रीगेट इनकम भी कम हो जाएगी, जो आपकी इकोनॉमी है, और उसमें जब इनकम कम होगी तो सेविंग्स भी कम हो जाएगी। राइट, ये तो हमें पता है कि इनकम के साथ साथ में सेविंग्स चलती है, अगर इनकम बढ़ रही है तो सेविंग्स बढ़ती है, इनकम कम हो जाएगी तो सेविंग्स भी कम हो जाएगी। सो दैट सेविंग्स विल कंटिन्यू टू फॉल अंटिल इट बिकम्स इक्वल, consequently lesser aggregate savings। ठीक है, until it becomes equal to investment। ओके, यहाँ पर हम यही बोलेंगे कि the savings will continue to fall until it becomes equal to your investment। ओके, तो ये होता है आपका जब सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट है, तो फिर ऐसे केस में क्या हमारा जो है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म वर्क करता है।
ओके, सो आई गेस कि जो क्वेश्चन था हमारा पूरा ही वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका जो दोनों ही पार्ट्स थे, और के अबव और के बिलो वाला, ये दोनों ही पार्ट्स जो है आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए। अब देखो, अब आता है हमारे सामने सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो हो गया कंप्लीट। सेक्शन ए में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब सेक्शन बी में हमारे सामने आते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन है। देख लेते हैं इन क्वेश्चंस को और अपना ये सेक्शन भी कर लेते हैं कंप्लीट। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, which of the following is not used as a strategy for sustainable development? इनमें से क्या है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं यूज ऑफ बायोगैस, बी इज यूज ऑफ सोलर पावर, सी है आपका यूज ऑफ थर्मल पावर एंड डी इज यूज ऑफ हाइड्रल पावर। तो क्या है ऐसी स्ट्रैटेजी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज नहीं होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है? बायोगैस का यूज ये तो किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम बोलते हैं बायोगैस का यूज किया जाए, सोलर पावर प्लांट्स का यूज किया जाए, हाइड्रल पावर प्लांट्स का यूज किया जाए, लेकिन थर्मल पावर हम नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि थर्मल पावर जो है वो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साइड नहीं बढ़ाती है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा यार? ऑप्शन सी, दैट इज यूज ऑफ थर्मल पावर। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। If a construction site manager hires 2 workers on daily wage basis, such a situation is covered under formal or informal sector. एक कंस्ट्रक्शन साइट मैनेजर है जो कि डेली वेजेस के बेसिस पर जो है 2 वर्कर्स को हायर करता है, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, या ऐसी जो सिचुएशन है वो कौन से सेक्टर का पार्ट होती है? वो फॉर्मल सेक्टर का पार्ट होती है, इनफॉर्मल का? बहुत ही इजी इसका आंसर है, दैट वुड बी योर ऑप्शन इनफॉर्मल। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर कहा जाता है जहां पर कोई गारंटी नहीं है वर्क की, डेली बेसिस पर जो है वेजेस दिए जा रहे हैं। तो ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या बताता है कि यहाँ पर जो है किसी भी काइंड ऑफ की सिक्योरिटी अश्योरेंस गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल ये आपके इनफॉर्मल सेक्टर का पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इनिशिएटेड इट्स प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द ईयर 1991? कौन सी कंट्री है जिसमें कि जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो 1991 में इनिशिएट किए गए थे? पाकिस्तान, इंडिया, रशिया और चाइना। बहुत ही इजी आंसर, दैट इज योर ऑप्शन बी, इंडिया। ठीक है, इंडिया में 1991 में जो है रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए थे। पाकिस्तान एंड चाइना के बारे में हमने पढ़ा है, रशिया के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो इंडिया, पाकिस्तान और चाइना में से एक होना था, और क्या होगा आपका करेक्ट? इंडिया होगा। ऑल राइट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। GLF with respect to the People's Republic of China referred to as, जो GLF है जिसके हम बोल रहे हैं कि जो कि किसके रिस्पेक्ट में, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के रिस्पेक्ट में क्या इसे रेफर किया जाता है, क्या बोला जाता है? ठीक है, सो जाइंट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट लीड फॉरम, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड जाइंट लीड फोरम। सो बेसिकली आपको जो है GLF का फुल फॉर्म बताना है। बहुत ही इजी आंसर है इसका, क्या हो जाएगा? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, दैट इज योर ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। डिस्कस ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया और स्टेट एनी 3 challenges फेसिंग रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। देखो, ये जो हमारा और वाला क्वेश्चन है, एनी 3 challenges फेसिंग रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट? ये आपके टर्म 1 के सिलेबस का पार्ट है, ओके, टर्म 2 का पार्ट नहीं है। तो इसलिए हम जो है इस वाले क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहे हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन आंसर कर दे, दैट इज क्या है हमारा क्वेश्चन कि हमें ब्रीफली डिस्कस करना है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फॉर्मल सेक्टर से लोगों का इनफॉर्मल सेक्टर में जाना, या हम बोले फॉर्मल सेक्टर से जो है अब जो लोग फॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं, जितना प्रोपोर्शन कर रहा था वो अब कहां पर शिफ्ट हो रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। ठीक है,
अब इसका आंसर देख लो प्रॉपरली हम कैसे लिख रहे हैं। तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। ये तो एक ब्रीफ सा हमने बता दिया कि भाई जो हमारा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो ऐसे दो जो है सेक्टर्स में डिवाइडेड है। नाउ बात आती है किसकी, इनफॉर्मल सेक्टर की। सो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इज डिफाइंड एज अ सिचुएशन वेयर percentage of workforce in the formal sector tends to decline and that in the informal sector tends to rise। ठीक है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स जो है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स है किसमें, फॉर्मल सेक्टर में, वो आपको डिक्लाइन होते हुए दिखते हैं और वहीं जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें आपको राइज होते हुए दिखते हैं। इन इंडिया एस्टिमेट्स रिवील दैट नियरली 92% of workers are involved in informal employment and remaining 8% in the formal employment। ठीक है, इंडिया की जो कुछ एस्टिमेट्स हैं वो ये रिवील करती है कि नियरली जो है 92% जो वर्कफोर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड है और जो बचा हुआ 8% है वो किसमें, फॉर्मल सेक्टर में। According to some economists, that increase in the informalization is a result of reforms of 1991, which transformed India from socialist economy to a मार्केट इकोनॉमी। और क्यों हो रहा है ये इनफॉर्मलाइजेशन इतनी हाई स्पीड से, इतने हाई रेट से, तो उसके पीछे का एक रीजन जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं वो क्या है, हमारे रिफॉर्म्स। ठीक है, कि अब जो है आप सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गए थे, इसलिए जो है कंट्री में अब इनफॉर्मलाइजेशन हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो ज्यादा बेटर या ज्यादा अच्छा सेक्टर कौन सा है, फॉर्मल सेक्टर है, क्योंकि वहां पर जो है जॉब सिक्योरिटी होती है, जॉब गारंटी होती है। ऐसे नहीं कि आज आप काम कर रहे हो और आपके बॉस ने बोल दिया कि नहीं अब आप कल से काम पर नहीं आओगे, हमने आपको जो है फायर कर दिया, ये वाली चीज नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, मतलब कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। और इसका जो और वाला आंसर है वो हम नहीं कर रहे हैं आंसर, बिकॉज दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ टर्म 2 सिलेबस। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। कंपेयर एंड एनालाइज द गिवन डेटा ऑफ चाइना एंड इंडिया एंड चाइना विद वैलिड रीजंस। ठीक है, क्या करना है, हमें कंपेयर करना है और एनालाइज करना है इस डेटा को जो कि इंडिया चाइना का है, वैलिड रीजंस के साथ में। एनुअल ग्रोथ रेट दिया हुआ है आपको पॉपुलेशन में एंड जेंडर रेशियो दिया है आपका पर 1000 मेल्स। ठीक है, सो इंडिया की जो एनुअल ग्रोथ रेट है दैट इज 1.2% एंड जेंडर रेशियो कितना है, 929 है। एंड वही चाइना का गिवन है हमारे पास में 0.5% एनुअल ग्रोथ रेट एंड जेंडर रेशियो गिवन है आपके पास में 941। ठीक है, और ये सोर्स क्या है आपका, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स 2015। नाउ स्टूडेंट्स, अगर जो हमारा इसका प्रीवियस वाला जो हमारा लेक्चर था जिसमें कि हम लोगों ने आउटसाइड दिल्ली के जो क्वेश्चंस हैं, आउटसाइड दिल्ली का जो क्वेश्चन पेपर था वो सॉल्व किया था फॉर द ईयर 2020, तो उसमें और इसमें आप लोगों को कुछ जो है सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम सेक्शन ए को देखें तो उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए, जो नंबरिंग्स हैं, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो काफी सिमिलर थे आपके आउटसाइड दिल्ली के जो सेट्स थे उनमें। ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली आपके आउटसाइड दिल्ली में एग्जैक्टली सेम पूछा गया था, तो दैट मीन्स हम इससे ये बोल सकते हैं कि जो आपके क्वेश्चन पेपर फ्रेम होते हैं वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होते एक दूसरे से। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो है आपका एक ईयर में, जैसे कि 2020 में, चाहे वो दिल्ली के सेट 1, 2, 3 हो या वो आउटसाइड दिल्ली के सेट 1, 2, 3 हो, सारे में ही क्या आपको देखने को मिलता है कि कुछ सिमिलैरिटीज है। ठीक है, कि अच्छा इस काइंड का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन है ही आपके पास में, तो ये कुछ सिमिलैरिटीज आपको जो है देखने को मिलती है। ठीक है, सो दैट मीन्स हर एक ईयर में ऐसा नहीं है कि आपके जो है ना पूरे क्वेश्चन पेपर जो अलग अलग सेट है उसमें बहुत वेरिएशंस हो, ये नहीं होता है। ओके, अब इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने वो जो आउटसाइड दिल्ली वाला हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था ऑफ 2020 वो अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से पता है। चलो अब इसको आंसर कर देते हैं, देख लेते हैं। So though China is the largest nation and geographically occupies the largest area, but the population growth is lower than India, which exceeds the danger zone of more than 1% per annum.
ठीक है। चाइना जो है वो एक लार्जेस्ट नेशन है और जोग्राफिकली भी हम लोग देखें तो एक जो है एक काइंड ऑफ हम उसमें बोलेंगे कि लार्जेस्ट एरिया है चाइना के पास में, और पॉपुलेशन भी ज्यादा है। ये नहीं बोल रहे कि पॉपुलेशन कम है, चाइना की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, लेकिन जो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो चाइना का काफी कम है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया का आप देखोगे कि एक अलार्मिंग हाई पर है, 1% से भी ज्यादा जा रहा है हमारा एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। Scholars point out the one-child norm introduced in China in the late 1970s, the major reason for low population growth, ठीक है। जो वन चाइल्ड नॉर्म जो आया था चाइना में वो एक मेन रीजन बनता है चाइना की लो पॉपुलेशन रेट या लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। So the gender ratio in India is highly skewed while the gender ratio in China is 9:41, ठीक है। So as compared to India China देखें तो इंडिया का जो जेंडर रेशियो है वो अच्छा नहीं है और चाइना का जो है वो कितना है आपका 9:41 आप लोगों को देखने को मिला है। ओके तो ये कुछ हमारा जो है क्या बनता है, हमारा जो पूरा टेबल है उसका एनालिसिस। ओके फिर इसके बाद में अब आ जाते हैं हम दिल्ली सेट 2 पर, ठीक है। दिल्ली रीजन का जो सेट 2 था, सेट 1 में जितने भी क्वेश्चंस थे एज पर योर टर्म 2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं ऑफ योर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब हम दिल्ली रीजन के सेट 2 पर आते हैं। अब देखो सेट 2 और 3 में स्टूडेंट्स आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी सेट 1 में हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, हम बोले कि सेम क्वेश्चन है आपके 1 2 3 में, तो जो सेम क्वेश्चन है उन्हें मैं आप लोगों को वापस सॉल्व नहीं करवाऊंगी, सिर्फ जो डिफरेंट क्वेश्चन है जो कि सेट 1 में नहीं थे और सेट 2 में है वो क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे सॉल्व, ठीक है। और जब सेट 3 पर जाएंगे तो क्या होगा, सेट 1 में सेट 2 में जो क्वेश्चंस आ गए वो हम नहीं लेंगे और जो नहीं थे सिर्फ वो सॉल्व करेंगे। इसलिए अब आपको सेट 2 में कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब जो आपका सेट 2 है उसी का जो हमारा सेक्शन ए है उस पर चले सबसे पहले। तो इसमें क्या क्वेश्चन गिवन है आपके पास में ये देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्वेश्चन है आपके पास में या स्टेटमेंट है आपके पास में, परचेज ऑफ मशीनरी बाय अ प्रोड्यूसर इज एन इंटरमीडिएट गुड। एक मशीनरी खरीदी किसने, प्रोड्यूसर ने। इस परचेजिंग को या ये जो मशीनरी खरीदी है इसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। क्या ये चीज सही है? नहीं। क्यों नहीं है? दिस इज फाइनल कैपिटल गुड्स। दो काइंड ऑफ फाइनल गुड्स हम लोगों ने पढ़े हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो आपका जो मशीनरी है स्टूडेंट्स वो हम बोल रहे हैं कि वो जो है आपके और प्रोडक्शन में हेल्प करता है, बट वो फाइनल गुड है क्योंकि मशीनरी अपने आप में क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है। मशीनरी में आप और प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो, आप मशीनरी की हेल्प से जो दूसरे गुड्स हैं उन्हें बना रहे हो। बट मशीनरी अगर अपने आप में बात की जाए तो मशीनरी खुद एक फाइनल गुड है, अब उसमें और प्रोसेसिंग नहीं करनी है। सो दैट मीन्स कि मशीनरी आपकी फाइनल गुड है, लेकिन वो हमारे मार्केट में हमने तो नहीं खरीदी, प्रोड्यूसर ने खरीदी है, तो हम उसे बोल रहे हैं कि दैट इज अ फाइनल कैपिटल गुड, ठीक है। मशीनरी जो है वो आपकी इंटरमीडिएट गुड नहीं हो सकती है अगर प्रोड्यूसर ने उसको खरीदी भी है तो भी। सो दैट मीन्स कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। और रीजन हम क्या बता रहे हैं कि जो मशीनरी है वो फाइनल कैपिटल गुड है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड है, हम उसे प्रोड्यूसर गुड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है? ए है आपके पास में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ग्रॉस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अगर मेरे पास में जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है और मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर जाना है तो हम कैसे जाएंगे? दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का है। फैक्टर कॉस्ट में मैं अगर प्लस कर दूंगी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हमारे पास में जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, राइट। सो दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है ये ट्रू है, हमें बताना है इनकरेक्ट वाली। फर्स्ट वाली तो आपकी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। अब बी वाली पर आते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों एक
दूसरे के इक्वल है? नहीं होते हैं। हमें वो दोनों एक दूसरे के इक्वल किस केस में होते हैं? जब इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके जीरो हो, ठीक है, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके जीरो हो। तो अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जीरो है तो ही ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। सो दैट मीन्स कि ये जो है ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अभी सी और डी ऑप्शन और देख लेते हैं। सी बोल रहा है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां पर जीएनपी एट एमपी है और यहां पर आपके पास में जीडीपी एट एमपी है। एमपी तो चलो हमारा क्या है, सेम है, ग्रॉस भी सेम है, ये नेशनल है और ये क्या है, ये आपका डोमेस्टिक है, ठीक है। तो अब आपको डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? डोमेस्टिक में आप ऐड करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज एनएफआईए। तो जब आप डोमेस्टिक में ऐड करोगे एनएफआईए तो आपको जो है नेशनल मिलता है। सो दैट मीन्स आपका जो सी वाली स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट गिवन है। उसके बाद में डी क्या है आपके पास में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को अगर मुझे किसी एग्रीगेट के थ्रू बताना हो तो हम क्या लिखते हैं, एनएनपीएटएफसी, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो दैट मीन्स आपकी जो डी वाली स्टेटमेंट है वो भी क्या है, करेक्ट है, और वो करेक्ट है इसलिए वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगी क्योंकि हमें इनकरेक्ट बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी आपका, ऑप्शन डी। ओके इसके अलावा आपके पास में एक और क्वेश्चन गिवन है, और में गिवन है, देखते हैं क्या है। इफ द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दैट इज जीडीपी इन एन इकोनॉमी इज रुपीज 520 करोड़ एंड नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज रुपीज 650 करोड़, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स। अभी जो हमारा सेट 1 था उसमें हमारे पास में प्राइस इंडेक्स गिवन था, नॉमिनल जीडीपी गिवन था, आपको रियल जीडीपी फाइंड आउट करना था। अब क्या हुआ, आपको रियल जीडीपी फाइंड आउट करना है, प्राइस इंडेक्स गिवन है, नॉमिनल जीडीपी गिवन है, तो क्या आप इसे फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल इजीली इसे फाइंड आउट आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो है फर्स्ट वाले का मैंने आंसर आपको बता दिया है, अब जो इसका और वाला है इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो ये बी वाले का, ये जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया और ये हमारा और वाला बनता है, दैट इज प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। क्या गिवन है आपके पास में, सॉरी आपको प्राइस इंडेक्स ही फाइंड आउट करना है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी गिवन है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत बोल दिया था बट उसे आप करेक्ट कर लें प्लीज। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी गिवन है, प्राइस इंडेक्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। सो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू, ये जो नॉमिनल जीडीपी है उसकी जगह पर हमने लिखा 650 और रियल जीडीपी की जगह पर लिखा हमने 520 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस चीज को आपको जो है कर देना है सॉल्व, ठीक है। जब आप इस पूरे को सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास में आंसर कितना आ रहा है, आपके पास में आंसर आ रहा है 125, ठीक है। ये आपका प्राइस इंडेक्स बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, बहुत ही इजी है। देखो सबसे पहले क्या कर लो, 2 से इसको सॉल्व कर लो, 2 2s are 4 and 2 6 are 12 और ये बन जाता है आपका 2 into 50, ठीक है। अब आप क्या कर दो, तो ये फिर से आप जो हो 2 से इसको सॉल्व करो, 1 and 3, ये बन गया आपका कितना, 25। अब देखो इस 13 में अगर आप 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो 13 1s are 13 and 13 5s are what, 65। 5 into 25 किया तो ये आ गया हमारे पास में 125, ठीक है। तो प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 125 कैसे आ गई है, आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, ठीक। फिर इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है अब आपके पास में, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये एक डेटा गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या क्या चीजें गिवन है, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स गिवन है, सेल्स गिवन है, यहाँ पर आएगा आपके पास में अनसोल्ड स्टॉक्स, ठीक है, अनसोल्ड गुड या फिर हम इसे स्टॉक बोल देंगे, एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये क्या होते हैं, ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, ओके। अब आपको करना क्या है, NV8FC को करना है फाइंड आउट। ये जो आपके पास में सब कुछ गिवन है स्टूडेंट्स, इससे आपको क्या मिलेगा,
GV8MP मिलेगा। कैसे फाइंड आउट करोगे GV8MP को? तो सीधा सा हमारा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर ये आपका सेल्स एंड अनसोल्ड गुड्स जो हैं इन्हें आप ऐड करोगे तो आपके पास में वैल्यू ऑफ आउटपुट बनेगी। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गए आपके? इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गए। सो 20 + 2 - 5 करने पर आपके पास में GV8MP आ जाएगा। अब इसमें से आपको माइनस करना है आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस करना है डेप्रिसिएशन। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए हमारे पास में सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सब्सिडीज नहीं गिवन है, तो हम सीधा सीधा इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 1 को। डेप्रिसिएशन देखो क्या गिवन है? ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स विद द लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, तो ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स गिवन है आपके पास में 10 लाख के, और इसमें जो है आपको लाइफ स्पैन भी गिवन है। अब इस चीज को हमें सॉल्व करना होगा, इसके हेल्प से हम जो है अपना डेप्रिसिएशन निकालेंगे। देखो ये आएगी आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू। ठीक है, क्या है? वैल्यू ऑफ ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये 10 / 10 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया। दिस वुड बी 1 लाख। ठीक है, यहां पर आप बोल दो 10 लाख का था। ठीक है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये आपका 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, ऐसे मत कंफ्यूज होना कि 10 कहां से ले लिया, वो उसके आगे आप लाख लिख लो तो आपको जो है क्लैरिटी रहेगी। डेप्रिसिएशन आपका जो है 1 लाख आ जाएगा। अब इसके पहले जो है GDP@MP का जो हमारी पूरी कैलकुलेशन है वो देखें तो ये हमने बताई सेल्स प्लस अनसोल्ड गुड्स दैट इज स्टॉक माइनस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो ये हो गया आपका 20 + 2 - 5 दैट इज 17 आ गया। 17 लाख आ गया आपका GDP@MP, डेप्रिसिएशन 1 लाख आ गया, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में गिवन है। ठीक है, कितने? 1 लाख के, दैट इज GST गिवन है। सो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर हम इसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी बोल सकते हैं। क्या हो जाएगा ये? GDP@MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT, दैट इज GDP@MP है आपका 17, डेप्रिसिएशन आपका 1, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना हो गया? 1, एंड प्लस सब्सिडी तो है नहीं हमारे पास में तो उसको हमने 0 ले लिया। 17 - 1 - 1 दिस विल गिव यू 15 lakhs। तो NDP@FC आपका कितना आ गया? NDP@FC आ गया आपके पास में 15 lakhs का। ओके, तो आई गेस की क्लियर हो गया आप लोगों को अच्छे से। जो हमारा ये क्वेश्चन था कैसे हमने जो है इसे फाइंड आउट किया, इसमें जो चीज एक डिफरेंट थी वो क्या थी कि डेप्रिसिएशन आपको डायरेक्टली नहीं गिवन था, डेप्रिसिएशन को आपने किया है फाइंड आउट। ओके, तो आई गेस की ये चीज भी आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो गई है। ठीक, फिर आ जाता है हमारे सामने दिल्ली सेट 3। ठीक है, सेट 2 में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं थे जो सेट 1 में नहीं आए हो, तो हमने नहीं लिए, और जो कुछ 1-2 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स के थे वो देख लिए। अब सेट 3 में भी देख लेते हैं कि क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, सिर्फ उन्हें सॉल्व करते हैं, बाकी के जो ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें हम नहीं कर रहे हैं सॉल्व। तो अब क्वेश्चन है आपके सामने, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू डैश, और में क्या है, एक और क्वेश्चन क्या है, when nominal gross domestic product is 850 crores and price index is 170, real gross domestic product will be। अब देखो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, और जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है इसका आंसर कर दो। आपके पास में क्या गिवन है? नॉमिनल जीडीपी है और आपके पास में प्राइस इंडेक्स है, आपको फाइंड आउट करना है रियल जीडीपी। तो क्या होता है? प्राइस इंडेक्स इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी आता है। इस रियल जीडीपी को हम यहां पर ले आते हैं, रियल जीडीपी विल बी इक्वल टू व्हाट? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय 100। आपका नॉमिनल जीडीपी आपके पास में गिवन है 850 करोड़ का, प्राइस इंडेक्स आपके पास में गिवन है 170 का, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से। तो जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा कितना? 500 करोड़ का। ठीक है, देखो 17 × 5 करो, 17 × 5 होगा आपका ये 85। ठीक है, तो ये इस वजह से ये 0 0 हुआ कैंसिल आउट, 1s are 1, 17 5s are 85 एंड 5 × 100 आपका आ गया 500। ठीक है, तो 500 करोड़ जो है ये बन गई आपकी रियल जीडीपी या रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू। ओके, आई गेस क्लियर है ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट वाले पर आ जाओ, कैलकुलेट नॉट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमें जो है फाइंड आउट करना है। क्या चीज है गिवन है? इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेंट एंड प्रॉफिट, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट। ठीक है, ये कुछ चीजें आपके पास में गिवन है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपको कर लेना है क्या? फाइंड आउट। अब देखो क्या है यहाँ के अकॉर्डिंग हम क्या बता रहे हैं कि आपके पास में जो है इनकम मेथड से जो भी आपकी चीजें हैं वो आपके पास में गिवन है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, इसके अलावा इंटरेस्ट है, रेंट एंड प्रॉफिट है। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट बाय गवर्नमेंट हमें चाहिए नहीं। इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है? इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हमें एग्रीगेट एनडीपी एट एफसी मिलता है और एनडीपी एट एफसी ही हमें करना है फाइंड आउट। तो हमने ले लिया ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अगर हम पूरा इनकम मेथड का जो फॉर्मूला है वो अगर देखें तो क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 3000 है, ऑपरेटिंग सरप्लस के लिए आपके पास में इंटरेस्ट है, रेंट एंड प्रॉफिट है, तो 700 प्लस 700 दिस विल गिव यू 1400। ऑपरेटिंग सरप्लस आपका 1400 का हो गया, मिक्स्ड इनकम आपके पास में है नहीं, मतलब कि आपको करना क्या है? 3000 प्लस 1400 दिस विल गिव यू एनडीपी एट एफसी। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू आ जाती है आपकी। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपने लिया 3000 का, ऑपरेटिंग सरप्लस आपने लिया 1400 का, मिक्स्ड इनकम आपके पास में कुछ गिवन नहीं है, इन दोनों को आपने ऐड किया, यहाँ पर दिस प्लस दिस प्लस दिस बोल रहे हैं, तो इज इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी कितना आ गया आपका? 4400 करोड़ आ गया। एकदम इजी सा क्वेश्चन था। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे से, एंड आई होप सो कि ये जो हमारा पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द ईयर 2020 ऑफ दिल्ली रीजन जो है सेट 1, 2 एंड 3, आई होप सो ये सब कुछ जो है अच्छे से आप लोगों को कंप्लीट या क्लियर हो गया है। विद दिस हम लोग जो है इस पर्टिकुलर ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इन्हें करते हैं एंड, एंड आई गेस कि आप लोगों को जो है अच्छे से क्लैरिटी हो गई है। अब इस लेक्चर को खत्म करने से पहले एक जो छोटी सी चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स अब हिंदी में भी अवेलेबल है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जो है टोटली हिंदी मीडियम के जो, या हम बोले कि हिंदी मीडियम स्कूल्स के लिए या उस सिलेबस के लिए जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अब अवेलेबल हैं। और उसके लिए ये वीडियो लेक्चर्स आपको कहां पर मिलेंगे? सो एक सोलली एक चैनल बनाया गया है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। आपको जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को आपको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि अब मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो हिंदी में भी अवेलेबल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, आप लोगों की जो है सुविधा के लिए, मैग्नेट ब्रेन्स के जो वीडियोस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पर नहीं मिलते हैं, बल्कि आप लोग इन वीडियो लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com, और जो हमारा ऐप है मैग्नेट ब्रेन्स, आप उससे भी जो है इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। यूट्यूब पर कई बार जो है फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप बहुत ही इजीली वेबसाइट या ऐप से जो है आपके वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट्स हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।